मीट द गिम्प के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल उत्तरी जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनॉर्ट द्वारा निर्मित है। इस इमेज के साथ आज के ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। आज मैं एक इमेज को एक उदाहरण के रूप में उपयोग करते हुए केवल इसी पर कार्य करूंगा। इस सिलेक्शन पर कार्य करना शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि वास्तव में ये सिलेक्शन क्या है। यह वर्ग एक सिलेक्शन है और यह भाग सिलेक्शन से बाहर है। यहाँ प्रदर्शित ये गतिशील लाइनें इस सिलेक्शन के बॉर्डर हैं। गिम्प लोग एक सिलेक्शन को एक चैनल के रूप में जानते हैं। लाल, हरा या नीला जैसा एक चैनल या एक अल्फा चैनल जो ट्रांसपेरेंसी को नियंत्रित करता है। इस सिलेक्शन के बाहर इस चैनल की वैल्यू 0 है और सिलेक्शन के अंदर इसकी वैल्यू 255 है और इन दोनों वैल्यूज के बीच में बॉर्डर है और उनके बीच मान 255 से कम और 0 से अधिक हो सकता है। अतः एक सिलेक्शन को बदलना या एक सिलेक्शन बनाना कुछ संख्याओं को बदलना है। और अब इस पर एक नजर डालते हैं कि एक सिलेक्शन कैसे बनाते हैं। एक सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सिलेक्ट पर जाएं और नोन चुनें। आप Shift Ctrl A कीज दबाकर भी एक सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्ट करें, रेक्टेंगल सिलेक्ट टूल और विकल्प डायलॉग में देखें। सबसे ऊपर 4 विकल्प होते हैं। प्रथम विकल्प रिप्लेस द करंट सिलेक्शन है। अतः मैं यहाँ विभिन्न क्षेत्रों को सिलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं एक नया क्षेत्र सिलेक्ट करता हूँ, पुराना सिलेक्शन डिलीट हो जाता है। दूसरा विकल्प एड टू द करंट सिलेक्शन है। इस विकल्प को सिलेक्ट करके मैं एक इमेज में विभिन्न क्षेत्रों को सिलेक्ट कर सकता हूँ और एक काफी जटिल सिलेक्शन प्राप्त कर सकता हूँ। और यदि मैं माय कलर टैब्स पर जाता हूँ और सिलेक्शन के ऊपर रंग खींचता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सभी चयनित क्षेत्र उस रंग से भर जाते हैं और वह क्षेत्र जो चयनित होता है और कनेक्टेड नहीं होता है भी भर जाता है। इस प्रकार एक सिलेक्शन में कुछ जोड़ने में प्रत्येक सिलेक्शन को एक के रूप में माना जाता है, भले ही इस सिलेक्शन के भागों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। यह थोड़ा कठिन है। फिलिंग को अनडू करने के लिए Ctrl Z दबाएं और प्रत्येक चीज को डीसेलेक्ट करने के लिए Shift Ctrl A दबाएं और माय ऑप्शंस डायलॉग पर वापस आएं। अब यहाँ एक वर्ग का चयन करते हैं और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द करंट सिलेक्शन चुनें। इस क्षेत्र का चयन करें, किंतु कुछ नहीं होता है। किंतु जब मैं इन क्षेत्रों का चयन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किनारे कट जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन का फ्रेम वहां बना रहता है और जब मैं इसे चलाता हूँ, तो परिवर्तन हो सकते हैं। अतः आपके द्वारा किया गया अंतिम सिलेक्शन तब तक बदल सकता है जब तक आप एक नया सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान में क्लिक नहीं करते हैं। आप हर समय अपने कार्य को बदल सकते हैं। अब अंतिम विकल्प इंटरसेक्ट विद द करंट सिलेक्शन है। इसका प्रयोग करके देखते हैं। मैं यहाँ रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ
और इसके बाहर का क्षेत्र सेलेक्ट नहीं होता है और इससे पहले किए गए सिलेक्शन डिलीट हो जाते हैं। और इस रेक्टेंगल का एकमात्र सिलेक्शन रखा गया है। मैं तब तक इस रेक्टेंगल में संशोधन भी कर सकता हूँ जब तक मैं उस क्षेत्र को सेलेक्ट नहीं कर लेता जिसे मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। अतः अब हमने चार मोड्स यानी रिप्लेस, ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट को कवर किया है। आप सिर्फ क्लिक करने के द्वारा एक सिलेक्शन को बदल सकते हैं। ऐड क्लिक और शिफ्ट दबाकर किया जा सकता है। अतः इसे करके देखते हैं। मैं shift की दबाता हूँ और फिर क्लिक करके मैं नए सिलेक्शन जोड़ना शुरू करता हूँ। और जब मैं shift की और माउस की दबाता हूँ तो एक प्लस का निशान प्रदर्शित होता है। अब यदि मैं सिलेक्शन को घटाना चाहता हूँ मैं कंट्रोल की दबा सकता हूँ और अब मैं माउस की दबाता हूँ और चलाना शुरू करता हूँ तब आप एक माइनस चिन्ह देख सकते हैं। अतः अब मैं उस सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और प्रतिच्छेदन के लिए shift control को एक साथ दबाया जाना चाहिए और फिर इंटरसेक्ट करने के लिए एक क्षेत्र का चयन किया जाना चाहिए। यदि आप इन की कॉम्बिनेशंस को याद करते हैं तो आप अपेक्षाकृत अधिक तेजी से क्षेत्र का चयन कर सकते हैं और वही की दूसरे सिलेक्शन टूल द्वारा प्रयोग की जाती है। अतः आपको सिर्फ एक बार उनके बारे में सीखना होगा। shift ctrl a सभी सिलेक्शनों को अक्षम करता है और वापस सामान्य मोड में लाता है। और अब यहाँ दूसरी सामग्री के साथ शुरू करते हैं। अगला विकल्प feather edges है और जब मैं इसका चयन करता हूँ तो आपको यहाँ रेडियस काउंट के रूप में दूसरा विकल्प प्राप्त होता है। अतः मैं इसे थोड़ा बढ़ाता हूँ और एक क्षेत्र का चयन करता हूँ। अब यहाँ आप एक गोलाकार कोना देख सकते हैं। मैं यहाँ गोलाकार कोने नहीं रखना चाहता हूँ। सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्या होता है मैं इसे काले रंग से भर देता हूँ और इमेज पर जूम करता हूँ। आप यहाँ मध्य में काला रंग देख सकते हैं और यह किनारों के नजदीक हल्का होता जाता है और ये margin किनारे वास्तविक काले और मूल image के बीच चलते रहते हैं और यहाँ selection की value 128 है। अतः काले रंग के फेड का आधा भाग selection के अंदर होता है और आधा बाहर रहता है। margin किनारे आपके selection के एकमात्र वास्तविक किनारे हैं जब आपने एक hard selection किया है। feather edges आसान selection प्राप्त करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। feather selection के साथ आप एक कम शार्प दृश्य प्राप्त कर सकते हैं और यह उस तरीके से आसान है। तकनीक का ज्ञान रखने वाले लोग feather selection को gaussian blur के नाम से जानते हैं और यहाँ मेरे द्वारा चयन की गई रेडियस gaussian blur की रेडियस है। अगला विकल्प rounded corners है। यह rounded corners से युक्त एक rectangle है और आप rounded corners की रेडियस सेट कर सकते हैं।
यहाँ राउंड भाग प्रदर्शित किया गया है और ये मार्जिन सीधे भाग हैं। यहाँ अगला विकल्प एंटी एलियासिंग है। यह विकल्प कोनों की पेंटिंग को सेट करता है। मैं अभी इस सिलेक्शन को काले रंग से भरता हूँ और अब मैं माय सिलेक्शन टूल पर वापस जाता हूँ और मैं एंटी एलियासिंग को डीसिलेक्ट करता हूँ और दूसरा सिलेक्शन करता हूँ और इसे भी काले रंग से भरता हूँ। अतः जूम टूल सिलेक्ट करें और shift ctrl a दबाकर सभी सिलेक्शनों को डीसिलेक्ट करें और इस क्षेत्र में जूम करें। और यहाँ एंटी एलियासिंग रहित किनारे हैं और इसे या तो काले रंग से भरा गया है या काले रंग से नहीं भरा गया है। और यहाँ आप ग्रे 3D देख सकते हैं। यहाँ आप जैगिस रहित स्मूथ कोने देख सकते हैं और इसे एंटी एलियासिंग कहा जाता है। इस सिलेक्शन में गोलाकार कोने नहीं है बल्कि स्टेप्स की श्रृंखला है। और जब मैं 100% जूम पर वापस जाता हूँ तो मुझे यहाँ जैगिस दिखाई देते हैं और यह स्मूथ नहीं है बल्कि यहाँ इसके कोने स्मूथ हैं और आप आसानी से स्वयं इसका अभ्यास कर सकते हैं। अतः यदि आप स्मूथ कोने पाना चाहते हैं तो एंटी एलियासिंग सेलेक्ट करें। और यदि आप यहाँ इन ग्रे रंग की टोन को बनाए रखना चाहते हैं तो उस विकल्प को डीसिलेक्ट करते हैं। अतः मैं उस विकल्प का चयन करता हूँ और उसमें एक्सपैंड फ्रॉम सेंटर नामक एक उप विकल्प है। मैं इसका चयन करता हूँ और इसके साथ कार्य करना शुरू करता हूँ। अतः मैं यहाँ एक बिंदु रखता हूँ और मैं यहाँ से अपने सिलेक्शन को खींचना शुरू करता हूँ। आप इसे उस बिंदु से बढ़ते हुए देख सकते हैं और यह बिंदु हमेशा उस सिलेक्शन के मध्य में होता है। जब मैं उस विकल्प को डीसिलेक्ट करता हूँ मैं सिलेक्शन को यहाँ खींच सकता हूँ और कोनों की स्थिति मेरे सिलेक्शन के अनुसार बदलती है। यहाँ इसके लिए की कोड दिया गया है। जब मैं इस बिंदु पर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल दबाता हूँ मुझे केंद्र से एक सिलेक्शन प्राप्त होता है और सिलेक्शन केंद्र से बढ़ता है। और जब मैं कंट्रोल की को छोड़ देता हूँ तो सिलेक्शन गायब हो जाता है। जब मैं माउस बटन दबाने से पहले कंट्रोल की दबाता हूँ मैं एक सिलेक्शन को सब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ किंतु जब मैं माउस की और उसके बाद कंट्रोल की दबाता हूँ मैं केंद्र से सिलेक्शन प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ अगला विकल्प फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो है और यहाँ मेरे पास 1:1 के रूप में पूर्व निर्धारित एस्पेक्ट रेशियो है और जब मैं इसे खींचता हूँ तो यह हमेशा एक वर्ग होगा। मैं यहाँ 2:3 चुनता हूँ और मुझे हमेशा 2:3 के अनुपात में एक सिलेक्शन प्राप्त होता है और इसे 3:2 के अनुपात में स्विच करने के द्वारा
मुझे लैंडस्केप मोड में एक सिलेक्शन प्राप्त होता है। यहाँ एक पूर्ण वर्ग बनाने का एक और तरीका दिया गया है। मैं इस बिंदु पर सिलेक्शन शुरू करता हूँ और खींचता हूँ और फिर shift दबाता हूँ। अब यहाँ पूर्व निर्धारित वैल्यू के साथ फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो का चयन किया जाता है और यह एक तेज तरीका है, अतः मैं वांछित एस्पेक्ट रेशियोज वाले क्षेत्रों का चयन कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ और सिर्फ shift दबाकर। अगला विकल्प हाइलाइट है और जब मैं उसका प्रयोग करता हूँ वह क्षेत्र जो चयनित नहीं है ग्रे होता है और वह पूरा क्षेत्र जो चयनित है सफेद होता है। और यह केवल मौजूदा सिलेक्शन से संबंधित है, अतः इसे डीसेलेक्ट करते हैं और अन्य विकल्पों को देखते हैं। यहाँ आप ये मान सेट कर सकते हैं और यदि आप यहाँ फिक्स पर क्लिक करते हैं तो मैं सिलेक्शन के आकार को नहीं बदल सकता हूँ, किंतु यदि मैं चौड़ाई को 2 पिक्सल कम और ऊंचाई 1 पिक्सल अधिक रखना चाहता हूँ तो यह सिलेक्शन को फाइन ट्यून करता है। मैं x की वैल्यू को बढ़ाकर सिलेक्शन को दाईं ओर थोड़ा खिसका सकता हूँ जो मूल बिंदु है, और जब मैं फिक्स पर क्लिक करता हूँ तो मैं पूरे सिलेक्शन को चला सकता हूँ। अतः x और y वैल्यू बाएं शीर्ष बिंदु के उत्पत्ति बिंदु है और फिक्स बटन के साथ मैं गति को ब्लॉक कर सकता हूँ। अगला विकल्प गाइड्स है। मैं एक सेंटर लाइन का चयन करता हूँ जो मुझे यह दिखाता है कि इस सिलेक्शन का मध्य बिंदु कहाँ है। मेरे पास रूल ऑफ थर्ड्स हो सकते हैं जिसे ग्राफिक कार्य के लिए प्रयोग किया गया है, या मेरे पास गोल्डन सिलेक्शन हो सकता है जो रूल ऑफ थर्ड्स के समान है। तली पर ऑटो श्रिंक सिलेक्शन और श्रिंक मर्ज्ड दिया गया है। ऑटो श्रिंक सिलेक्शन बहुत उपयोगी नहीं है, किंतु श्रिंक मर्ज्ड एक विकल्प है जिसका मैं चयन करता हूँ। यह एल्गोरिदम सभी लेयरों पर दिखाई देता है और यदि केवल वह लेयर डीसेलेक्ट होती है जिस पर आप कार्य कर रहे हो को ध्यान में रखा जाता है। इन विकल्पों की पुनरावृत्ति करने से पहले हम ellipse सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। अतः shift ctrl a दबाकर सभी सिलेक्शनों को डीसेलेक्ट करें। शीर्ष पर आपको समान विकल्प मिलते हैं जैसे replace current selection, add to the selection with shift की क्लिक करने से पहले और subtract with control की क्लिक करने से पहले और intersect with shift और control की क्लिक करने से पहले। स्मूथ किनारों के लिए पुनः एंटी एलियासिंग किया जाता है। एलिप्स के साथ फिर रेक्टेंगल्स के साथ यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एलिप्स हमेशा गोल होते हैं। फेदर एजेस उसी तरह का विकल्प है जैसा रेक्टेंगल में होता है। जब मैं इसे काले रंग से भरता हूँ आप काले और सफेद रंग के बीच का एक स्मूथ ग्रेडियंट देख सकते हैं और ये मार्जिन सिरे काले और सफेद रंग के बीच में होते हैं। एक्सपैंड फ्रॉम सेंटर भी माउस बटन क्लिक करने के बाद कंट्रोल की दबाने के समान ही कार्य करता है। फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो भी समान रहता है। माउस बटन क्लिक करने के बाद आपको 1 by 1 के एस्पेक्ट रेशियो वाला एक पूर्ण वृत्त प्राप्त होता है।
अब अंतिम tool पर आते हैं, जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ, और यह free select tool है। जब मैं उस tool को select करता हूँ, मुझे यहाँ भी वही विकल्प दिखाई देते हैं, और इसकी कीज भी add, replace, subtract और intersect के लिए समान रूप से कार्य करती हैं। इसके केवल दो और विकल्प होते हैं, यानी anti aliasing और समान फंक्शनों के साथ feather edges। यहाँ मुझे वृत्त की रेडियस प्राप्त होती है, और मैं अब इसे deselect करता हूँ। मैं उदाहरण के रूप में आपको दिखाने के लिए पत्ती के इस निचले भाग को select करता हूँ, और मैं इस image में click करता हूँ जहाँ से मैं selection शुरू करना चाहता हूँ, और एक line खींचता हूँ और पत्ती के किनारों के आसपास खींचता हूँ। अतः अब मैंने इस क्षेत्र को select कर लिया है। मैं fine tuning करने के लिए image में zoom करता हूँ, और my selection dialog में मैं add to the current selection का चयन करता हूँ, और इस selection को समायोजित करना शुरू करता हूँ। एल्गोरिदम उस बिंदु के लिए सबसे छोटे मार्ग का पता लगाता है जहाँ से आपने सिलेक्शन करना शुरू किया था। सिलेक्शन को सरल बनाने के लिए मैं एक क्विक मास्क का प्रयोग कर सकता हूँ। निचले बाएं कोने पर विकल्प टॉगल क्विक मास्क है, और मैं उसे टॉगल करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी इमेज लाल हो जाती है। यह थोड़ा भ्रामक विकल्प है, क्योंकि वह क्षेत्र जिसे हमने सेलेक्ट किया है और वह क्षेत्र जिसे सिलेक्ट नहीं किया है लाल रंग में प्रदर्शित होता है। अतः मैं टॉगल पर जाता हूँ, और इस पर राइट क्लिक करने पर मुझे कॉन्फ़िगर, कलर और ओपेसिटी के विकल्प प्राप्त होते हैं, और यहाँ मैं एक कलर सेट कर सकता हूँ। अतः मैं इसे नीला सेट करता हूँ। अब वह क्षेत्र जो सेलेक्ट किया गया है लाल हो जाता है, और पूरा क्षेत्र नीला हो जाता है। और अब मैं एक पेन सिलेक्ट करता हूँ और selected क्षेत्र को पेंट करना शुरू करता हूँ, किंतु उससे पहले मैं X की का प्रयोग करके foreground और background रंग को बदलता हूँ। और अब मैं पेंट करना शुरू करता हूँ। और जब मैं border पेंट कर लेता हूँ, मैं background रंग के साथ पेंट कर सकता हूँ। पेंटिंग के लिए मुझे सही आकार का ब्रश सेलेक्ट करना चाहिए। और जब मैं मास्क को अनटॉगल करता हूँ, तो आप यहाँ चयन में गलती देख सकते हैं, और यहाँ भी। अतः मैं टॉगल को सेलेक्ट करता हूँ और गलतियों को सुधारता हूँ। सुधारा गया। अतः क्विक मास्क एक जटिल चयन को सही ढंग से करने का एक आसान तरीका है। आप क्विक मास्क सिलेक्शन को एक टूल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप मास्क की ओपेसिटी को बदल सकते हैं, और आप कठिनाई से उन भागों को देख सकते हैं जिन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया है।
अधिकांश मामलों में 50% opacity सही मात्रा है। आप अनसिलेक्टेड क्षेत्रों के लिए अपनी पसंद का रंग चुन सकते हैं। यहाँ एक और विकल्प दिया गया है जिसे मास्क सिलेक्टेड एरियाज कहा जाता है। इसका प्रभाव बिल्कुल क्विक मास्क के विपरीत होता है। अतः अब सिलेक्टेड क्षेत्र को नीले रंग से पेंट किया जाता है और यहाँ यह इस स्थिति में बेहतर दिखाई देता है। और जब आप क्विक मास्क को डीसेलेक्ट करते हैं, आप अपना सिलेक्शन देख सकते हैं। अतः अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ एक परफेक्ट सिलेक्शन बना लिया है और मैं सिलेक्शन को अगली बार कार्य करने के लिए सेव करना चाहता हूँ और इसे खोना नहीं चाहता हूँ। सेलेक्ट पर जाएँ और सेव टू चैनल्स पर, क्योंकि सिलेक्शन मूल रूप से चैनल्स हैं। मैं इसे mask1 के रूप में सेव करता हूँ और इसे xcf फाइल के साथ स्टोर किया जाएगा। अतः अब मैं shift ctrl a दबाकर सब कुछ डीसेलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरे भाग को सेलेक्ट करें और जब मैं my selection पर वापस जाता हूँ तो यहाँ मैं selection में कुछ ऐड कर सकता हूँ या selection से कुछ सब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ या selection को intersect भी कर सकता हूँ और मेरा selection वापस यहाँ प्राप्त हो जाता है। अतः यदि आप उसे सेव करना चाहते हैं तो सिर्फ select पर जाएँ और save to channels पर। अलविदा। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।